अपन बात कर रहे थे स्रोतस विकार की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने शुरू किया था प्राण व स्रोतस स्टार्ट किया था। जी हाँ, तो प्राण व स्रोतस में अपन ने कहा था कि साहब प्रतिशय अपन ने देखा था, कास अपन ने देखा था। इसके बाद अपन बात करें तमक श्वास। ठीक है, तो श्वास और तमक श्वास जैसे अपन कहें ब्रोंकियल अस्थमा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका। तो अपन कहीं तमक श्वास जो है अपन ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार ही पढ़ रहे हैं, इससे पहले अपन ने कहाँ कहाँ पढ़ा है इसको, क्योंकि इन्फेंट्स में अभी अब ये देखेंगे अपन। लेकिन अगर पहले की अगर अपन थोड़ी बात करें तो अपन इससे पहले भी जो है तमक श्वास देख चुके हैं, रोग निदान में अपन देख चुके हैं। इसके अलावा आप समझते हैं कि चरक संहिता में भी इसका जो है जिक्र अपने को देखने को मिलता है। रोग निदान में अपन ने काफ़ी डिटेल में जो है तमक श्वास के बारे में खूब अपने को देखने को मिलता है। जी हाँ, और अपन वहाँ ये भी देखते हैं कि तमक श्वास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अलग से तमक श्वास आ जाता है। जितना जबर इंपॉर्टेंट रहता है ना, उतना इंपॉर्टेंट तमक श्वास होता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ते हो, मान लीजिएगा आपने रोग निदान में पढ़ा, उस समय नहीं आया, तो यहाँ पे आपको वो वाला ज्ञान काम आएगा। जी हाँ, तो अब अपन बात करेंगे यहाँ पर तमक श्वास की बात करेंगे, इसके बाद उत्फुलिका वगैरह अपन देखेंगे। ठीक है, जी हाँ, तो अब बात करते हैं तो तमक श्वास होता क्या है, इसको सबसे पहले अपन समझे कैसे, व्हाट इज तमक श्वास। हालांकि अपन इसको अगर मॉडर्न में देखते हैं ब्रोंकियल अस्थमा, तो अपन इजीली समझ पा रहे हैं कि अस्थमा क्या है, या फिर अपन कहें ब्रोंकियल अस्थमा क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा की। तो ए कंडीशन इन विच ए पर्सन एयरवे बिकम इसमें क्या होता है कि एक ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें किसी व्यक्ति के एयरवेज, जो पासेज हैं, वायु के जो मार्ग हैं, वो क्या होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, नेरो हो जाता है, मतलब वो सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनमें स्वेलिंग आ गई, तो वो दोनों तरफ से अगर किसी पाइप में अगर स्वेलिंग आती है तो नो डाउट उसकी ल्यूमेन जो है, उसकी ल्यूमेन है वो क्या हो जाएगी, वो सक्रिय हो जाएगी एंड प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा म्यूकस, और उसकी जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं, है ना, तो वो उसमें क्या होता है कि म्यूकस सीक्रेट करती हैं और विच मेक डिफिकल्ट टू ब्रेथ। तो वो म्यूकस क्या होता है, वो अवरुद्ध कर देता है मार्ग को। ठीक है, तो इसमें लिखा भी रहता है कि श्लेष्म में कला जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो उसमें ये श्लेष्मा सीक्रेट हो जाता है। जी हाँ, तो इसमें बात करें तो ये समझ पा रहे हैं अपन तमक श्वास की साहब, उसमें क्या होता है कि उसके एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो एयरवे, जो ट्रेकिया वगैरह होती है, ब्रोंके वगैरह जो होती है, वो क्या होती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, नेरो हो जाती है, और साथ ही साथ क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट कर देती है, या फिर अपन कहें एक्स्ट्रा म्यूकस जो है वो सीक्रेट करती है। इसके बाद अपन बात करें इसमें होता क्या है कि उसमें डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ होता है, सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि श्वास नलिका अल्प समय के लिए अवरुद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से अपने को क्या देखने को मिलते हैं, पेशेंट में दौरे देखने को मिलते हैं, या फिर अपन इसको समझे सीजर्स, है ना, सीजर्स जिसको अपन बोलते हैं, तो वो देखने को अपने को मिलते हैं। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे बात करेंगे कि निदानों की बात अपन करते हैं कि कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रोड्यूस होता है क्या तमक श्वास, या फिर अपन कहें ब्रोंकियल अस्थमा। तो इसमें अगर अपन सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले संभावित उत्पादक कारण, ऐसे कौन से कारण जिनकी वजह से तमक श्वास क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख पा रहे हैं इसके अंदर वंशानुगत तमक श्वास का या किसी विशिष्ट एलर्जी का इतिवृत्त मिलना। इतिवृत्त अपन पहले पढ़ चुके हैं, इतिवृत्त उसकी हिस्ट्री को बोलते हैं कि पीछे की पारिवारिक हिस्ट्री क्या है। अगर वंशानुगत अस्थमा अपन देखते हैं कि वंशानुगत चलने वाली व्याधि रहती है, अपन कहें जेनेटिकल जो है वो डिजीज मानते हैं। तो वंशानुगत अगर आपके अंदर तमक श्वास के लक्षण हैं, मतलब आपके पीछे एंसेस्टर्स में ऐसा देखने को मिला है, या फिर अपन कहें पूर्वजों में ऐसा देखने को मिला है, तो आपको हो सकता है। दूसरा है बाल्यकाल में खसरा या कुकरकास। जो कुकरकास अपन आगे बात करेंगे, जिसको अपन कहते हैं वूपिंग कफ। ठीक है, वूफिंग कफ बात करेंगे इसकी अपन, और या फिर मीजल्स खसरा की बात करें, तो इस प्रकार की ये जो डिजीज़ हैं, जो अपन एमएमआर का टीका लगवाते हैं, तो इस प्रकार अगर ये टीके वगैरह नहीं लगते हैं तो अपने को खसरा वगैरह जो है अपने को तो क्या, लेकिन अगर अपन बात करें बच्चे की, तो क्योंकि अपन यहाँ पे कुमार भृत्य पढ़ रहे हैं तो बच्चे की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि बाल्यकाल में जो है वो खसरा वगैरह हो जाता है, वूपिंग कफ वगैरह हो जाते हैं, तो इनके संक्रमण अगर हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है, अपने को हो सकता है क्या, ब्रोंकियल अस्थमा, या फिर अपन कहें तमक श्वास। जनरली क्या होता है कि जो तमक श्वास जो होता है ना, वो 2 वर्ष की उम्र में अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, और
लेकिन 2 वर्ष की उम्र में जो अपने को तमक श्वास देखने को मिल सकता है, जो मोस्ट केसेस रहते हैं वो रहते हैं इसके 5 to 9 ईयर की जो एज होती है उसमें, फिर अपन कहें 5 to 10 ईयर की जो एज होती है उसमें सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं तमक श्वास के। जी हाँ, आगे अपन बात करेंगे इसके बाद सहायक कारण कौन कौन से हो सकते हैं। कहने का मतलब ये मूल कारण नहीं होंगे, इनकी वजह से डायरेक्टली जो है तमक श्वास उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिएगा एमएमआर वगैरह के इन्फेक्शंस अपने को देखने को, एमएमआर नहीं कहेंगे अपन, खसरे की बात करेंगे, खसरा वगैरह, वूपिंग कफ वगैरह का इन्फेक्शन अगर देखने को मिल रहा है और उसके साथ ये सहायक कारण है, हेल्प कर रहे हैं उसकी, तो उससे अपने को तमक श्वास हो जाता है। जी हाँ, तो इसमें बात करें सबसे पहले कौन सा पॉइंट रहेगा, विभिन्न पदार्थों से असहिष्णुता। असहिष्णुता एलर्जी को कहते हैं, ये बात अपन ने पहले भी की थी। तो जिस प्रकार से अपन देखते हैं परागकण से एलर्जी देखने को मिलती है, परागकण बोलते हैं पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन एलर्जी, पोलन एलर्जी इजीली जो है पढ़ते आए हैं अपन, 11th-12th में भी इजीली पढ़ते हैं ये चीज़। धुआं से है ना, धुएं से, धूल से एलर्जी है ना, कभी कभी औषधियों से एलर्जी। हालांकि ये जो है वो जहाँ तक देखते हैं अपन तो आयुर्वेदिक औषधि इसका इतना जो है अपन कहें असहिष्णुता नहीं होती है, एलर्जेटिक होती नहीं है। कहने का मतलब इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते। हालांकि ये जो अपनी मॉडर्न मेडिसिन से इनमें देखने को मिलता है पेनिसिलिन, एस्पिरिन, ये थोड़ी सी एलर्जेटिक होती हैं वाकई में। तो ये अपने को लक्षण देखने को मिलते हैं, बड़े लोगों में भी इजीली देखने को मिल जाते हैं। श्वसन तंत्र के संक्रमण, अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आपको इन्फेक्शन है तो बिल्कुल आपको हो सकता है। श्रम, थोड़ा अगर जो श्रम यहाँ पे अधिक परिश्रम से मतलब है, जी हाँ, तो उसमें भी अपने को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये जो है ये सहायक कारण है ना। वातावरण में परिवर्तन, बिल्कुल अपने देखते हैं ऋतु परिवर्तन होता है, तो जैसे मान लीजिएगा गर्मी से सर्दी आती है तो अपने को स्टार्टिंग में शुरुआती तौर पर क्या हो जाता है, जो अपने को प्रतिशाय देखने को मिलता है, या फिर अपन कहें क्या जुकाम वगैरह हो जाते हैं, है ना। स्थान परिवर्तन, आप अचानक से गए कहाँ, आप रेगिस्तानी डेजर्ट इलाके से, मान लीजिएगा आप राजस्थान से जा रहे हो हिमाचल प्रदेश, है ना। कहने का मतलब अगर आप चेंज करते हो, आप अपना जगह चेंज करते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं आपको तमक श्वास के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये क्या है, सहायक कारण है तमक श्वास का। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे बात करेंगे, संप्राप्ति की बात करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है संप्राप्ति। अपन ने कहा था आचार्य चरक ने जो है तमक श्वास के बारे में बताया है, तो इसकी जो संप्राप्ति है अपन यहाँ से लेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, प्रतिलोम यदा वायु। कहने का मतलब वायु विपरीत गति करता है, विरुद्ध गति करता है, जिधर गति करना चाहिए था उससे विपरीत गति करने लग जाता है ना। विरुद्ध गति को प्राप्त हुआ वायु क्या करता है, स्रोतांशी प्रतिपद्धते। स्रोतांशी कौन से स्रोतस को करेगा साहब, कौन से स्रोतस की अपन बात कर रहे हैं, या फिर अपन कहें कौन से स्रोतस के अंडर में आ रहा है तमक श्वास, तो प्राण वह स्रोतस तो जो है क्या करेगा, स्रोतांशी प्रतिपद्धते। तो यहाँ पे पहुँच कर, किसमें, प्राण व स्रोतस में पहुँच कर क्या करेगा, ग्रीवाम शिरस्य संग्रह श्लेष्माणम समुदीर्य चय। जी हाँ, तो ये क्या करेगा, ग्रीवा और स्थिर में जाके क्या है, उसमें एक ऐंठन पैदा करेगा, जकड़ पैदा करेगा, है ना। और कफ को क्या करता है, उदीर्ण, समुदीर्य, है ना, उदीर्ण करता है। उदीर्ण मतलब होता है प्रबल करना, है ना, और बलवान कर देना, है ना, कफ को और बढ़ा देना, आप समझ सकते हैं क्या, किसको, श्लेष्माणम समुदीर्ण। तो कफ को बढ़ा देता है कौन, वायु। कौन सा वायु, जो कि प्रतिलोम गति करता है, जो विरुद्ध गति करता है। जी हाँ, आगे देखते, करोति पीनसम तेन रुद्धो गुरगुरकम तथा। तो इसमें क्या करेगा, इसके बाद में क्या करता है, ये पीनस रोग की उत्पत्ति करता है। अपन ने कहा था, पहले भी अपन ने बात की थी पीनस रोग की, तो अपन ने कहा था कि पीनस रोग क्या होता है, दुष्ट प्रतिशाय। अपन ने कहा था कि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो कफ होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है वो उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज देखने को अपने को मिलते हैं। तो पीनस जो है दुष्ट प्रतिशाय को बताया गया है। इसके बाद अपन बात करेंगे, तेन रुद्धो, पीनस करेगा, उत्पन्न करेगा, उसके बाद में रुद्ध मतलब ब्लॉकेज होता है, रुद्ध हो गया। और गुरगुरकम तथा, तो गुरगुर की जो है आवाज़ आती है, जिसको अपन कहते हैं मॉडर्न में अगर अपन समझे तो रेस्पिरेटरी विजिंग, है ना। तो जो सांस लेते समय जो आवाज़ आती है ना, उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो है वो आवाज़ आएगी। जी हाँ, तो वो ब्लॉकेज होने के कारण उधर से जो वायु निकलती है उसकी वजह से आती है। अतीव तीव्र वेगम च श्वास प्राण पीड़कम। तो जो है ये जो है बहुत ही
जो प्राणों को जो है पीड़ादायक होता है, या फिर प्राणों के लिए अपन कहें जो है कष्ट पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, अपन ने कहा था कि पीनस रोग की उत्पत्ति करता है, और कफ को इस कफ से अवरुद्ध हुआ वायु घुर शब्द से युक्त प्राणों के आश्रय कौन होता है साहब, हृदय को माना है, उसको क्या पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, और अत्यंत तीव्र वेगों से युक्त तमक श्वास को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जी हाँ, तो ये बात अपन की किसकी, तमक श्वास की संप्राप्ति की। जी हाँ, ये संप्राप्ति हुई। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे, लक्षण की बात करेंगे। जी हाँ, तो लक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले रोग का आक्रमण कहते हुआ मान के चलिएगा आप, तो सीजर्स जिसको अपन ने कहा है, तो दौरा जिसको अपन ने पहले कहा है। तो रोग का आक्रमण कहाँ कब होता है, एकाएक रात में होता है। रात में कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि ये रीज़न हो सकता है कफ की जो है वो वृद्धि रहती है, थोड़ी सी ठंडा माहौल रहता है ना, वातावरण थोड़ा, तो उस हिसाब से जो है रात को मान सकते हैं कि इसके जो है प्रकोपित हो जाता है। जो आक्रमण होता है रोग का, जो भयावह जो फेज होता है ना, तो वो इस वक्त मिलता है। कभी कभी रोग का दौरा प्रारंभ होने से पूर्व, है ना, तो रोग का दौरा जो है वो आने से पूर्व क्या होता है, कुछ लक्षण मिलते हैं। तो किस प्रकार के लक्षण मिलते हैं, रोगी को पहले से ही पता चल जाता है कि अपने को क्या होने वाले, सीजर्स जो हैं होने वाले हैं। जी हाँ, तो घबराहट हो रही है, बेचैनी होती है, बार बार क्या हो रहा है, मूत्र त्याग हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, एक है ना, तो वो एक पहले के लक्षण या फिर अपन के पूर्व रूप हैं। तो कंडू एवं वक्स का बंधा प्रतीत होना, तो ये सब जो है लक्षण है। दौरा पड़ने पर श्वास लेने में कठिनाई होती है, ये अपने को पता ही, अपन ने कहा था कि श्वास रुक जाता है। रीजंस भी अपन ने देखे थे, इन्फ्लेम्ड वगैरह, जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है अपना, उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस सीक्रेट हो जाता है, बार बार कास होती है, खांसी होती है ना। दौरा पड़ने की स्थिति में बात कर रहे हैं। घुरघुर होना, घुरघुर के शब्द अपन ने बात की थी संप्राप्ति में। तो ये क्या है, एक्सपायरेटरी वीजिंग, जो सांस छोड़ते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, एक्सेल करते हैं, उस समय जो आवाज़ आती है वायु के निकलने की वजह से, तो उसको घुरघुर की शब्द बोलते हैं। और शरीर में क्या होता है, नीलिमा होता है। ऐसा क्यों होता है, नीलिमा होने का मतलब, कहीं भी अगर आप नीलिमा समझते हो, ब्लूइश कलर का होना, बहुत से लोगों को पता होगा, फिर भी बता देते हैं। ब्लूइश कलर हो जाता है, उसका मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, जिसको अपन अशुद्ध रक्त बोल देते हैं। टर्म सही नहीं है, हमेशा शुद्धि होता है रक्त, लेकिन उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्लूइश कलर का दिखता है। तो यहाँ पे अपन ने बात कर रहे हैं कि श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, कहने का मतलब ऑक्सीजन लेने में कठिनाई हो रही है। तो शरीर में क्या, ऑक्सीजन देरी से पहुँच रही है, इसलिए शरीर में क्या देखने को मिल रहा है, अपने को ब्लूइश कलर देखने को मिलता है। जी हाँ, इसके बाद आगे अपन देखते हैं, स्वेद का आना, थकावट और बेचैनी, ये सब होते हैं। तो ये जो है 1 से 2 घंटे का जो है पूरी साइकिल होती है, और उसके बाद में जी हाँ ये नॉर्मल हो जाता है। इसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं, है ना, इससे मुक्ति पाने के लिए, तो वो अपन आगे बात करेंगे। जी हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ देखी जाती है कि स्टेटस एस्थेमेटिकस। जी हाँ, तो स्टेटस एस्थेमेटिकस एक सिचुएशन बनती है जिसमें क्या होता है कि ये दौरे जो है लगातार काफ़ी दिनों तक, 7 से 10 दिन तक इवन बने रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये सीरियस कंडीशन होती है, इसलिए इसको अपन और क्या बोल देते हैं, एक्यूट सीवियर अस्थमा। तो ये स्टेटस एस्थेमेटिकस काफ़ी जगह मैंने देखा है कि डायरेक्टली जो है इसका छोटा क्वेश्चन बन जाता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनता है। तो इसको अपन देख लेते हैं है क्या। ये ना समझें कि आपको ज़्यादा बताया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जो मिनिमम है, ईजीएस्ट लैंग्वेज है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। इजीली आप समझ भी पा रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप आराम से समझ जाओगे कि मैं कौन सी बुक का रेफरेंस ले रहा हूँ। तो उस बुक को तो आप खुद भी जाके पढ़ सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा खोल के बता रहा हूँ, तो ये आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये एलोबरेट करके आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। जी हाँ, तो बात करते हैं स्टेटस एस्थेमेटिकस की बात अपन कर रहे हैं। ए प्रोलॉन्ग्ड सीवियर अटैक ऑफ अस्थमा, लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग एक लंबे समय तक जो सीवियर अटैक अस्थमा का हो रहा है, दैट इज अनरिस्पॉन्सिव टू इनिशियल स्टैंडर्ड थेरेपी। तो शुरुआती जो थेरेपी या फिर अपन कहें शुरुआत में अपन जो ऐसे काम करते हैं, मान लीजिए इसको मैंने कहा था कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, तो वो उनके लिए अनरिस्पॉन्सिव हो, उनका कुछ खास प्रभाव उन पर पड़े नहीं। इट्स कैरेक्टराइज्ड स्पेशली बाय डिस्पनिया, ड्राई कफ, विजिंग, हाइपोक्सेमिया। तो ये अपन ने वही सब बातें रहेंगी, थोड़ी विजिंग रहेगी, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, एंड मे लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इसमें क्या होता है, चूँकि ये थोड़ा सीवियर है, इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर
के भी चांसेस रहते हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है, लंग्स फेल हो सकते हैं इसमें, है ना। तो आदमी की जो है डेथ हो सकती है। तो स्टेटस एस्थेमेटिकस, इसको अगर अपन शब्द से थोड़ा समझना चाहें तो स्टेटस का मतलब होता है रुक जाना या फिर वही स्थिति बनी रहना, है ना, उसी स्टेट में रहना। और एस्थेमेटिकस जो अस्थमा था उसी स्टेट में बने रहना, एक सीवियर अस्थमा के लिए टर्म यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो अपन घरेलू जो नॉर्मली जो शुरुआती ट्रीटमेंट जो करते हैं वो इस पर इतना कारगर नहीं होते, जी हाँ, इसलिए ये सीरियस माना जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे उपद्रव कौन कौन से हो जाते हैं इसके अंदर, जी हाँ, तो इसकी भी अपन थोड़ी सी एलोबरेटेड स्टडी करेंगे। आपकी बुक में इतने ही नाम मिलेंगे लेकिन थोड़ा आपको ज़्यादा बताया जाएगा। व्याधि के लंबे समय तक चलते रहने पर अपने को क्या देखने को मिल जाते हैं, उपद्रव देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन बात करें कोर पल्मोनेल, ठीक है, यह है हृदय के आकार में वृद्धि। एक बार अपन देख रहे हैं कोलेप्स होता है, इसमें कोलेप्स में जो कहीं ना कहीं लंग्स जो हैं वो कोलेप्स हो जाते हैं। तो ये देखेंगे अपनी श्वास नली का शोथ, तो ये समझ पा रहे हैं श्वास नलिका में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये समझ न्यूमोथोरिक्स। तो ये नाम क्या है ये अभी अपन थोड़े थोड़े इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कोर पल्मोनेल क्या चीज़ है ना। तो ये आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, ये लिखना पड़ेगा। और कल को मान लीजिएगा आपको बुक में नाम आ रखा है, एक मॉडर्न नेम है, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। हो सकता है कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज कोर पल्मोनेल, तो एटलीस्ट इसके लिए भी आपको पता होना ही चाहिए। कोर पल्मोनेल क्या है? इट इज़ द कंडीशन दैट कोज राइट साइड ऑफ द हार्ट टू फेल। इसमें क्या होता है, राइट साइड का जो सिस्टम होता है वो फेल होता है हार्ट का। जी हाँ, अभी अपन बात करेंगे कैसे। लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर, है ना, इसमें क्या है, लंबे टाइम तक जो राइट सिस्टम होता है इसमें हाई ब्लड प्रेशर जो है वो रहता है इन द आर्टरीज ऑफ द लंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, एंड राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट कैन लीड टू कोर पल्मोनियल। तो इनकी वजह से क्या होता है कि हार्ट की जो साइज जो है अपन ने कहा था उसमें वृद्धि हो जाती है, लेकिन कौन सी साइड में, तो अपन कहें थोड़ा सा राइट साइड को अपन लेके चलेंगे। हालांकि एक बताया नहीं जा सकता, पूरा हार्ट ही बढ़ जाता है, तो इसलिए अपन कह देते हैं कि हार्ट की साइज़ में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन बेसिकली अपन समझते हैं बहुत इजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, कोई यहाँ पे बहुत सुंदर डायग्राम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए काफ़ी बना देंगे। जी हाँ, तो ये हार्ट के होते हैं साहब 4 चैम्बर होते हैं। ये इसका राइट साइड है और ये इसका लेफ्ट साइड है। राइट साइड में अपन समझते हैं 2 तो ओरिकल होते हैं, ठीक है, जिसको आप आलिंद बोलते हैं और नीलय भी बोलते हैं ना वेंट्रिकल्स को। तो 2 वेंट्रिकल होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लेफ्ट साइड का जो कार्यक्रम है ये तो क्या करता है, ब्लड सप्लाई कहाँ करता है, सिस्टेमेटिक ब्लड सप्लाई करता है, जिसको अपन कहें बॉडी में करता है ये तो, है ना, और बॉडी से कलेक्ट हुआ और वो आ जाता है कार्यक्रम, है ना, वापस, है ना, राइट साइड में आता है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल जो राइट साइड के हैं, यहाँ से क्या वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड जाता है कहाँ, ये पल्मोनरी सिस्टम होता है, ब्लड सिस्टम होता है, तो यहाँ पे कहाँ जाता है, लंग्स में चला जाता है। तो ये क्या हो गई, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, है ना, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हो गई। अपन कहते हैं कि साहब जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें कौन सा ब्लड होता है, अफवाद लेके चलते हैं ना, तो डीऑक्सीजनेटेड होता है, या फिर अपन कहते हैं अशुद्ध होता है। जी हाँ, तो ये लंग्स में चला जाता है। तो कहने का मतलब प्रेशर कहाँ पे रहता है साहब, ये जो जगह है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी की बात अपन ने की, है ना। तो अपन ने कहा था कि कोज राइट साइड ऑफ द हार्ट टू फेल, है ना, वेंट्रिकल सिस्टम। लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज ऑफ द लंग, अगर यहाँ पे इन आर्टरीज में हाई प्रेशर रहता है तो उस केस में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट कैन लीड टू कोर पल्मोनेल, तो ये बढ़ जाता है। तो बेसिकली अगर बात करें कोर पल्मोनेल में होता क्या है, तो पल्मोनेल नाम से अपन समझ सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी से रिलेटेड है। तो अपन अगर अपनी बुक्स में देखेंगे, हो सकता है कोई अच्छी रेफरेंस बुक में विशेष रूप से बता रखा हो, बेसिकली जो कंसेप्ट है वो ये है। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोर पल्मोनेल जो है वो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन बात करेंगे, अगला जो नाम है कोलेप्स लंग की बात करेंगे अपन। तो लंग्स किस प्रकार से, कोलेप्स लंग किसको बोलते हैं, और एक अपन बात करेंगे न्यूमोथोरेक्स की। तो इनकी जो बात अपन साथ साथ ही करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले अपन कोलेप्स की बात करेंगे। दिस कंडीशन अकर व्हेन एयर लीक्स इनटू द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल। कहने का मतलब ये अगर फेफड़े हैं
अपन कहें कि ये अगर अपने फेफड़े हैं और ये अगर बाहर अगर चेस्ट वॉल है तो इसके बीच में अगर एयर रह रही है, कहने का मतलब एयर कहाँ होनी चाहिए, लोकेशन रहती है बेसिकली फेफड़ों में, लेकिन एयर अपनी अगर रह रही है बाहर कैविटी में, तो उस केस में जो है एयर लीक होती है ना। तो उस केस में जो अपने को कोलेप्स देखने को मिलता है ना। दूसरा है ए ब्लंट और पिनेट्रेटिंग चेस्ट इंजरी। कौन कौन से केस हो जाते हैं, एक पिनेट्रेटिंग चेस्ट इंजरी, कोई ऐसी चेस्ट में इंजरी हो जाए या फिर धक्का लग जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए जिसकी वजह से क्या हो, लंग्स पंक्चर हो जाए, है ना, एयर लीक हो जाए। सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर, मान लीजिएगा कोई ऑपरेशन चल रहा हो, उस केस में क्या होता है, वो बाय मिस्टेक जो है वो पंक्चर हो जाए। और लंग्स डिजीज़, कोई ऐसे डिजीज़ हो जिसकी वजह से लंग्स जो है वो डिजनरेट होके पंक्चर हो जाए, तो ये क्या कोज कर देते हैं, न्यूमोथोरेक्स कोज कर देते हैं। जी हाँ, न्यूमोथोरेक्स अब किसको बोलते हैं, जब प्रेजेंस ऑफ एयर इन द कैविटी बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल इज नोन एज न्यूमोथोरेक्स। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। जब न्यूमोथोरेक्स बन जाती है ना, इसकी सिचुएशन बन जाती है, कहने का मतलब लंग्स से अगर हवा बाहर निकल गई, कहाँ आ गई साहब, कैविटी में आ गई, और फेफड़ों में क्या रह गई, हवा की कमी रह गई, तो ये उस प्रकार से इनकी सिचुएशन हो जाएगी जिस प्रकार गुब्बारे से हवा निकल जाती है तो गुब्बारा क्या हो जाता है, कोलेप्स हो जाता है, तो फेफड़े क्या हो जाएंगे, कोलेप्स हो जाएगा, तो इसको कोलेप्स बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप न्यूमोथोरेक्स और कोलेप्स के बीच में जो संबंध है वो आप स्थापित कर पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना। कहने का मतलब न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि हवा जो है वो कैविटी में आ जाती है, इसको अपन ने न्यूमोथोरेक्स बोल दिया कि थोरेक्स में क्या है, हवा है, ठीक है। न्यूमो टर्म जो है वो एयर के लिए यूज में दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो फेफड़े क्या हो गए, पीछे से पिचक गए, पिचकना मतलब कोलेप्स हो गए, ठीक है। तो इन दोनों में संबंध आप स्थापित कर पाओगे, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। इसके बाद आगे अपन बात करते हैं तमक श्वास के थोड़े से डिविजन्स की अपन बात करते हैं यहाँ, है ना, थोड़ी सी। तो वात प्रधान तमक श्वास है, तो वात शुष्क गुण होता है, रूखी होती है, रुक्ष होती है, तो उसको शुष्क श्वास बोलेंगे अपन। कफ प्रधान अगर रहेगा तो उसको अपन आर्द्र श्वास बोलेंगे। पित्त प्रधान या फिर पित्त अनुबंध जिसको अपन ने पढ़े हैं पीछे, तो इसमें संतमक हो सकता है और परतमक हो सकता है ना, दोनों में पित्त का जो है अपने को अनुबंध देखने को मिलता है। इसके बाद अगर अपन बात करें थोड़ी सी और कि जिन रोगियों में लंबे समय तक कोर्टिसोन का प्रयोग किया जाता है, कोर्टिसोन का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। हालांकि सीवियर केसेस में किया जाता है, जिसमें अपन ने बात की थी सीवियर तमक श्वास की बात की थी, जिसको अपन ने कहा था, क्या कहा था, स्टेटस एस्थमेटिक, ठीक है। तो इसको अपन ने कहा था कि काफ़ी सीवियर है ना, एक्यूट सीवियर अस्थमा अपन ने इसको कहा था। तो इस केस में क्या इस्तेमाल किया जाता है, कोर्टिसोन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से अपन आगे बात करेंगे। तो ये जो है अगर इसमें लंबे समय तक अगर कोर्टिसोन का प्रयोग हो रहा है तो उस केस में क्या हो सकता है, राजेक्स्मा शिशु को हो सकती है। जी हाँ, बात करेंगे अपन आगे, चिकित्सा की बात अपन शुरू करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं पुराना गोघृत। यहाँ पे जो चिकित्सा बताएगी ये वो सफिशियंट है, बहुत है ना, बहुत है, और भी आपको लेकिन इसके अलावा मिल जाएगा, है ना। मुझे जो ठीक लगे, इजीली याद हो सकते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे कोई चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो जो अच्छे लगे, है ना, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। पुराना गोघृत अपन बात करें, इसके साथ क्या लेना, लवण मिलाकर वक्स पर मलकर जो है स्वेदन करना है, तो ये हो गई एक। दूसरी, तालीस आदि चूर्ण लेना है, साथ में अपने को क्या लेना है, यवक्षार का प्रयोग करवाना है, किसके साथ, वासा सवरस के साथ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे द्राक्षारिष्ट लेना है, किसके साथ, कनकासों के साथ। जी हाँ, आगे अपन बात करते हैं। मैंने कहा था कि वो जब अपना सीजर्स चलते हैं, दौरे के समय जो सिचुएशन रहती है उस वक्त क्या किया जाता है, तो कौन कौन सी औषधियाँ अपन दे सकते हैं। तो एड्रेनलिन, ये हालांकि आपको बुक्स में इनके डोजेज मिल जाएंगे, लेकिन याद करते हैं बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं अपन, लेकिन अगर आप इनके नाम मात्र याद रखते हैं तो भी सफिशिएंट है। तो एड्रेनलिन सबक्यूटेनियसली दिया जाता है ना, तो स्किन के नीचे। जी हाँ, तो इसके जो इसकी मात्रा है जैसे 0.1 to 0.2 ml होता है ना, इसको 15-15 मिनट से देते हैं। तो इस प्रकार की जो है इनके अमाउंट, वो आप देख सकते हो। बाकी अपन यहाँ पे इनकी बात करते हैं। एड्रेनलिन आप दे सकते हो, एमिनोफाइलिन आप दे सकते हो, एफिड्रिन क्या होता है, अगर आपको लो सीजर्स हैं, आपको
हल्के दौरे हैं तो उस केस में आप क्या दे सकते हो, एफिड्रिन दे सकते हो, है ना। इसके अलावा आइसोप्रेलिन भी दे देते हैं लो सीजर्स में, है ना, आइसोप्रेलिन, जी हाँ। इसके अलावा आप निद्राकारक औषधि का प्रयोग भी कर सकते हो, जैसे कि फिनोबार वगैरह। कफ निसारक औषधि का प्रयोग कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि क्या हुआ है साहब, एक्स्ट्रा म्यूकस क्या हुआ है, सीक्रेट हुआ है, किसमें, जो रेस्पिरेटरी एयरवेज है या फिर पैसेज है उसमें। तो अगर वहाँ से अगर अपन कफ निसारक जो औषधि देंगे तो उससे क्या होगा, कफ वहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो पैसेज क्लियर हो जाएगा, सांस इजीली अपने को आएगा। स्टेटस एस्थमेटिकस अपन ने बात की है, उसमें अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, कोर्टिसोन का। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करने वाली चीज़ है, जी हाँ। तो इस प्रकार की बातें हैं, एक दो बातें और भी हैं, लेकिन जो अपनी अच्छी बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी तमक श्वास के संदर्भ में, वो सारी अपन ने यहाँ पे कर ली है। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि साहब आपने मॉडर्न पढ़ाई है तो हमने साहब मॉडर्न तो छोड़ दी है और जो आयुर्वेद आपने बताई वो अपन ने ग्रहण कर ली है, तो ऐसा नहीं है। आप मॉडर्न जो बताया गया है बहुत ही हल्का लेवल आपको मैं बता रहा हूँ, उतना आपको करना चाहिए, है ना। तो ऐसे मैं कोई आयुर्वेद के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए आधुनिक पद्धति है, उसका भी थोड़ा अपने को पता तो होना चाहिए ना, कि अपने को जो नॉलेज है आयुर्वेद का उसके समकक्ष मॉडर्न में क्या चल रहा है ना। तो इसलिए अपने को पढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं अपन समझते हैं कि अपने को पता तो होना ही चाहिए ना। मान लीजिएगा आपके पास में एक ऐसा पेशेंट आ रहा है जो कि एक एलोपैथी डॉक्टर को दिखा के आया है आपके पास में, तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि उस जो एलोपैथी का डॉक्टर है उसने उसकी कितनी चिकित्सा की है, कौन कौन सी जो औषधियाँ हैं वो उसको दी हैं, या फिर अपन कहें मेडिसिन उसको दी गई हैं, है ना, कौन कौन सी सिचुएशंस बताई हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा अपने को ये टर्मिनोलॉजी आएगी ना मॉडर्न की, तभी समझ में आ पाएगा, है ना, तभी आप एक अच्छे चिकित्सक बन पाओगे। जी हाँ, आगे अपन बात करते हैं इसी की जो है सफिशिएंट हुआ तमक श्वास। इसके बाद अपन बात करेंगे निमोनिया की बात करेंगे, उत्फुलिका वगैरह जिसको अपन कहते हैं, तो उसकी बात अपन करेंगे। जी हाँ, और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक रहे हैं। बड़े टॉपिक की बात करें तो उत्फुलिका और जो वूपिंग कफ है उनकी ही बात बच गई है यहाँ पे। इसमें अगर बात करें प्राण वह स्रोतस के विकारों में तो जी हाँ, फिर भी सिलेबस में छोटे छोटे पॉइंट हैं, एक्स्ट्रा हैं कुछ, टॉन्सिलाइटिस वगैरह बेसिकली जानते हो, ये इन्हीं के अंदर छोटे छोटे सिम्टम होते हैं, है ना। तो वो भी अपन बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिएगा। कोई किसी प्रकार की डाउट आती है आप बेझिझक होकर पूछ लीजिएगा, मैक्सिममली आपकी सहायता करने के प्रयास किए जाएंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, आप मैसेज कर सकते हो। नंबर वगैरह प्लेस होते रहते हैं कहीं ना कहीं, आप वहाँ से भी मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारी ही सहायताएं मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद थोड़ी मदद हो जाएगी, है ना, इंटरेक्शन की वजह से। और अभी कोशिश की जा रही है कि सहायता की जो है वो कोशिश बढ़ाई जाए, है ना। तो इसके अलावा और छोटी मोटी बातें आपको और देखने को मिलेंगी, कुछ योग देखने को मिलेंगे जिनके भी चिकित्सा में हैं, लेकिन वो आप देख लेना ना, अपनी तरफ से लिख लेना, ये मत देखना कि बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। सफिशिएंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा।